कभी सोचा है कि किसी भी साहित्य की मतलब उसकी जो पहली कहानियां हैं उनका इतिहास कैसे लिखा जाता है? ये सुनने में तो इतिहास जैसा लगता है, पर असल में ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। एक ऐसा केस जहां सबूतों पर बहस होती है, गवाहों को परखा जाता है और कभी-कभी तो पुराने फैसले भी पलट दिए जाते हैं। तो सवाल यह है कि किसी देश की पहली कहानियों का इतिहास आखिर लिखा कैसे जाता है? और देखिए, ये सवाल उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, क्योंकि इतिहास लिखना ना वो सिर्फ तारीखें गिनने का काम नहीं है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे कोई जासूस छोटे-छोटे सुरागों को जोड़कर एक बहुत बड़े पेचीदा केस को सुलझाता है। तो इस कहानी के जासूसों से मिलने से पहले जरा क्राइम सीन को समझ लेते हैं। मतलब वो असल चुनौती क्या है जब कोई साहित्यिक इतिहास लिखने बैठता है। और इसी कहानी के एक बहुत बड़े किरदार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने इस बात को बड़े कमाल के तरीके से समझाया था। उन्होंने कहा कि साहित्य जो है वो किसी भी समाज के लोगों की सोच का, उनकी भावनाओं का एक आईना होता है, और इसी सोच के बदलते हुए रूप को समझना ही साहित्य का इतिहास लिखना है। तो कोई भी इतिहासकार जब ये काम करने बैठता है ना, तो उसके सामने कई मुश्किल सवाल खड़े हो जाते हैं, एक जासूस की तरह। सबसे पहला सवाल, शुरुआत कहाँ से करें? मतलब वो पहली लाइन कहाँ खींची जाए? फिर इतने लंबे समय को, मान लीजिए 1000 साल को, कैसे अलग-अलग हिस्सों में बांटा जाए? और फिर उन हिस्सों को नाम क्या दें? और सबसे बड़ा सवाल, मेहमानों की लिस्ट कौन तय करेगा? मतलब किन लेखकों को, किन किताबों को अंदर रखना है और किन्हें बाहर? खैर, मुश्किलें तो थीं, पर किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी ही थी। तो चलिए सबसे पहले उन लोगों से मिलते हैं, उन पायनियर से, जिन्होंने पहली बार इस अनजान से इलाके का नक्शा बनाने की हिम्मत की। अब ये जो टाइमलाइन है, ये दिखाती है कि ये कोशिशें धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ीं। देखिए, 1839 में फ्रांस के गारसा द तासी ने पहली कोशिश की, पर उन्होंने बस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हिंदी उर्दू के कवियों की एक लिस्ट बना दी। फिर 1888 में आए शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने करीब 1000 कवियों का एक कलेक्शन तैयार किया। लेकिन असली गेम चेंजर थे जॉर्ज ग्रियर्सन। उन्होंने पहली बार एक साइंटिफिक तरीका अपनाया, कवियों को उनके समय के हिसाब से क्रोनोलॉजिकली बांटा। और फिर 1913 में आए मिश्र बंधु, जिन्होंने तो कमाल ही कर दिया, लगभग 5000 कवियों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन तैयार किया। तो ये सब तो शुरुआती कोशिशें थीं। अब एंट्री होती है उस मास्टर डिटेक्टिव की, जिनकी थियोरी ने आने वाले कई दशकों तक इस पूरी फील्ड की दिशा ही तय कर दी। नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हाँ, तो 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी किताब पब्लिश की, हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये अपने वक्त की सबसे सिस्टमैटिक और सबसे असरदार किताब मानी गई। पता है क्यों? क्योंकि शुक्ल जी सिर्फ कवियों के नाम नहीं गिना रहे थे, वो एक पूरी कहानी गढ़ रहे थे, एक ग्रैंड थ्योरी दे रहे थे कि हिंदी साहित्य आखिर विकसित कैसे हुआ। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं थी, ये एक पूरा का पूरा नजरिया था। उन्होंने साहित्य के पूरे इतिहास को 4 हिस्सों में बांटा: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये फ्रेमवर्क इतना पावरफुल था कि आज भी स्टैंडर्ड माना जाता है। लेकिन जरा पहले वाले काल को गौर से देखिए। आदिकाल के साथ ब्रैकेट में एक और नाम लिखा है, वीर गाथा काल। 2 नाम क्यों? बस यहीं से हमारी जासूसी कहानी में असली मजा शुरू होता है। तो एक नाम था आदिकाल, जिसका सीधा सा मतलब है शुरुआती दौर। ये एक न्यूट्रल सा नाम है, लेकिन शुक्ल जी को दूसरा नाम ज्यादा पसंद था, वीर गाथा काल, मतलब हीरोइक एज या वीरों की गाथाओं का दौर। उनका मानना था कि उस समय का जो लिटरेचर था, उसका मेन ट्रेंड, उसकी मुख्य पहचान राजाओं की वीरता की कहानियां थीं। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने बाकायदा सबूत भी पेश किए। और ये रहे वो सबूत, ये 12 किताबें। शुक्ल जी ने अपनी पूरी वीर गाथा काल वाली थ्योरी इन्हीं 12 ग्रंथों के दम पर खड़ी की थी। उनका दावा था कि ये किताबें ये साबित करने के लिए काफी हैं कि वो पूरा का पूरा दौर ही वीर गाथाओं का, मतलब रासो काव्यों का था। अब देखिए, काफी लंबे समय तक शुक्ल जी की कही बात को ही आखिरी सच माना गया। उनकी थ्योरी पत्थर की लकीर बन गई। लेकिन जैसा कि हर अच्छी जासूसी कहानी में होता है, सालों बाद ये केस दोबारा खुल गया। और इस केस को दोबारा खोलने वाले थे एक और बहुत बड़े विद्वान, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दशकों बाद द्विवेदी जी ने शुक्ल जी के दिए सबूतों को, उन 12 किताबों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और कुछ बहुत तीखे, बहुत मुश्किल सवाल पूछने शुरू कर दिए। ऐसे सवाल जिनसे पूरा केस ही पलटने वाला था। चुनौती नंबर 1, सबूत भरोसे के लायक नहीं।
द्विवेदी जी ने सबसे पहले उस लिस्ट की सबसे जरूरी किताब पर उंगली उठाई, पृथ्वीराज रासो। उन्होंने कहा कि भाई, ज्यादातर बड़े बड़े स्कॉलर्स तो इस किताब को असली मानते ही नहीं हैं। इसकी प्रामाणिकता पर ही बहुत बड़ा सवाल है। आप सोचिए, ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी मर्डर केस में जो मेन हथियार दिखाया जा रहा है वो ही नकली निकल जाए। फिर आई चुनौती नंबर 2। द्विवेदी जी ने आगे जांच की तो पता चला कि शुक्ल जी की लिस्ट में से कई किताबें तो उस दौर की हैं ही नहीं, वो तो बहुत बाद में लिखी गईं। और कुछ किताबें तो ऐसी थीं जिनका सिर्फ जिक्र मिलता है, वो किताबें कभी मिली ही नहीं। मतलब सबूत के तौर पर बस नोटिस पेश कर दिए गए, असली किताब गायब थी। और फिर आई सबसे बड़ी चुनौती, चुनौती नंबर 3। द्विवेदी जी ने कहा कि वीर गाथा काल नाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसने सिर्फ एक तरह के साहित्य पर फोकस किया। शुक्ल जी ने उस दौर में लिखे जा रहे बाकी विशाल साहित्य को, जैसे कि धार्मिक साहित्य था, लोक साहित्य था, उसको ये कहकर किनारे कर दिया कि ये शुद्ध साहित्य नहीं है। मतलब बहुत सारी आवाज़ों को तो सुना ही नहीं गया। द्विवेदी जी का तर्क बहुत सीधा था। वो कह रहे थे कि किसी किताब को सिर्फ इसलिए साहित्य से बाहर नहीं कर सकते क्योंकि वो धार्मिक है। ये एक गलत नज़रिया है। उनके हिसाब से ये जो बाहर रखा गया साहित्य है, ये उस दौर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, और शायद वीर गाथाएं उस दौर का एकमात्र या मुख्य ट्रेंड था ही नहीं। तो जब सबूतों पर ही इतने सवाल उठ गए तो जाहिर है पुराना फैसला टिक नहीं सकता था। तो चलिए अब देखते हैं कि आज की तारीख में ये केस कहाँ खड़ा है। तो आज की स्थिति ये है कि वीर गाथा काल नाम को अब ज्यादातर लोग नहीं मानते, उसे खारिज कर दिया गया है, क्योंकि जिस सबूत के आधार पर यह नाम रखा गया था वो सबूत ही कमजोर निकला। जब नींव ही हिल गई तो पूरी इमारत ढह गई। और इसीलिए आज जो ज्यादा स्वीकार्य नाम है वो है आदिकाल, वही पहला न्यूट्रल नाम जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सही ठहराया था। ये नाम एक बड़े छाते की तरह है जो किसी एक ट्रेंड पर जोर नहीं देता, बल्कि उस दौर में लिखे गए हर तरह के साहित्य को, चाहे वो वीर काव्य हो, धार्मिक हो या लोक साहित्य हो, सबको जगह देता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है इतिहास लेखन के बारे में, कि इतिहास कोई पत्थर पर लिखी हुई चीज़ नहीं है जिसे हम बस खोज निकालते हैं। नहीं, ये तो एक कहानी है, एक नैरेटिव है जिसे हम मिले हुए सबूतों के आधार पर बनाते हैं, उसे बार बार परखते हैं, और जब नए सबूत मिलते हैं तो उसमें सुधार भी करते हैं। तो ये पूरा मामला हमें याद दिलाता है कि इतिहास एक चलती फिरती जिंदा बहस की तरह है, एक ऐसी बातचीत जो हमेशा चलती रहती है। जैसे जैसे नए सबूत सामने आते हैं, नए जासूस आते हैं, कहानी भी बदलती रहती है। तो सवाल यह है कि अगर इतिहास हमेशा दोबारा लिखा जाता है तो हम अपने अतीत की कौन सी कहानियां अगली बार एक नए ढंग से कहेंगे।